बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर इरफान, आप देख रहे हैं बेलाग। आज लाहौर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बना हुआ है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब लाहौर में मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनारिफ अरकान उनसे भी मिल रहे हैं। और इसी तरह चौधरी शुजात के घर भी सियासी रहनुमाओं का तांता बता हुआ है। एक सियासी लीडर आता है और एक वहाँ से जाता है। देखना यह है कि अब इन सारी सूरत-ए-हाल के अंदर आने वाले दिनों में ये हालात किस तरफ जाएंगे। PDM का इत्तेहाद कैसे बरकरार रह पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे अपनी नंबर गेम की कोशिश करेगी, PMLN अपनी नंबर गेम की कोशिश करेगी। और पंजाब, जिसको PMLN हमेशा से अपना दिल समझती रही है, वहाँ आसिफ अली ज़रदारी साहब की मौजूदगी और सियासी क़यादत से मिलना PMLN के लिए कैसा रहेगा, ये चंद अहम सवालात हैं जिन्हें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवाब तैमूर तालपुर मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, यहीं से आपसे बात का आगाज़ करूँगा कि ज़रदारी साहब लाहौर में बैठे हैं और देख रहे हैं कि लोगों से मिल भी रहे हैं। और इस माहौल के अंदर जब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है पंजाब में कोशिश करेगी कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा कौमी असम्बली की सीटें जीत सके, सूबाई असम्बली की सीटें जीते, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में PDM के साथ आपका इत्तेहाद कैसे आगे बढ़ेगा? आपको नहीं लगता कि अगर यही ज़रदारी साहब की स्पीड रही तो आने वाले दिनों में फिर चीज़ें कशीदगी की तरफ जा सकती है नून लीग के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में लिया। ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला कोई आज से शुरू नहीं हुआ। चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब की सियासत हो, ऑल थ्रू ज़रदारी साहब बड़े अरसे से अलग अलग लोगों से राब्ते में थे। और काफ़ी लोग हैं जो इस वाक़ये से पहले ही हमारे साथ सहमत करने का सोच के बैठे हुए थे, और बहुत से ऐसे हैं जो अब ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ बैठना है। ठीक, जहाँ तक बात है PDM की, तो PDM एक इत्तेहाद है। जिस इत्तेहाद का हिस्सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, कोalition पार्टनर हम जरूर इनके साथ वफाकी हुकूमत में हैं। एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है चेयरमैन बिलावल के बीच में, सदर ज़रदारी के बीच में, और अपना प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बीच में। तो वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। एक खुला, हर किसी को अपना माइंडसेट के साथ, अपनी सियासी सोच के साथ, अपने फ्यूचर प्लानिंग के साथ, इस मुल्क के साथ जो पॉलिसीज है, वो सब चीजें सोचने के बाद हर किसी का रास्ता खुला है। कौन जाना चाहे पीपल्स पार्टी में, कौन जाना चाहे नून लीग में। सदर ज़रदारी बहुत ही बड़े दिल के और खुले दिमाग के सियासतदान है। वो छोटी पैटी चीजें को तो काउंट भी नहीं करते, मैटर भी नहीं करती उनके सामने। तो एक बड़ा अच्छा माहौल है, माहौल बेहतर होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। ठीक, नवाब साहब, क्योंकि आज हमने देखा कि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात के घर भी ज़रदारी साहब गए, तो उससे जो सियासी माहिरीन है उनको ये लगता है कि शायद पंजाब में ज़रदारी साहब प्रेफर करेंगे इनको, काफ लीग को, और उनके साथ मिलके आगे चलेंगे। तो इसमें जो बेसिकली ये मेरा आपसे सवाल था कि जब ज़ाहिर आप नून लीग के जो एक्सट्रीम ओपोनेंट हैं काफ लीग, आप उनके साथ जब बैठेंगे या उनके साथ जब कोई अलायंस की तरफ जाएंगे, कोई ऐसी जॉइंट वेंचर करेंगे, तो उससे मे बी कि आपके फिर ये जो मसाली ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, उसमें कोई दरार ना पड़ जाए। आप इस वक्त मुझसे मुखातिब होकर बात कर रहे हैं सदर ज़रदारी की। सदर ज़रदारी यानी कि पूरी दुनिया का मानवा किंग मेकर, मुफाहमत की सियासत का बेताज बादशाह, इसमें कोई शक नहीं है। और आप सरप्राइज हो जाएंगे, मुझे नहीं पता मुझे ये बात अभी करनी चाहिए या नहीं, ये जरूर करें सर। पर नहीं, मुझे पता नहीं मुझे इजाजत है इतना आगे बताने की या नहीं, पर मैं आपको ये बता दूं कि सदर ज़रदारी जो काम कर रहे हैं वो ऐसो को एक साथ बिठा देंगे कि आम आदमी की सोच तंग हो जाएगी। आप सरप्राइज मत होइएगा अगर सदर ज़रदारी शहबाज शरीफ को और चौधरी साहब को साथ बिठा दे। इट विल नॉट बी अ सरप्राइज फॉर मी। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच ही इज वर्किंग ऑन एंड व्हाट ऑल प्रेसिडेंट साहब इज वर्किंग ऑन। ठीक, यानी कि कोई इस तरह का आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसी हालात बन सकते हैं, ऐसी फिजा बन सकती है कि जिसमें नून और काफ और पीपल्स पार्टी मिल के आगे चल सकती है। लेकिन सर, इसमें एक सवाल और ऐड करूंगा कि जहांगीर तरीन साहब भी यहाँ मौजूद हैं, और जहांगीर तरीन साहब का जो इन्फ्लुएंस है वो भी साउथ पंजाब के अंदर ज़्यादा है, जो कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकज़ हुआ करता था। तो इस जहांगीर तरीन को क्या समझ रहे हैं? क्या उनको आप एक अपने लिए थ्रेट समझ रहे हैं, या उनके साथ भी आगे जाके कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है? देखिए जी, पहली बात तो सियासत में आपके हर कोई आपका जो है आपके मुफाहमत में आपके साथ नहीं आ सकता। जाहिर बात है, ऑपोजिशन होना भी जरूरी है।
पर आपको पता होगा तरीन साहब के भी बड़े अच्छे वास्ते हैं जरदारी साहब के साथ। अगर एक पार्टी अलग से आके सियासत करती है, अगर हमारे सामने आके इलेक्शन में खड़ी होती है, जो कि होगा, जारी बात है, हर को अपनी सीट्स का जो है नंबर गेम के अंदर होगी, तो मैं समझता हूँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि तरीन साहब भी साथ बैठ के किसी मुआहदे पे आ जाए, पर ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इतनी ज्यादा सीट्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन सर इससे हमें ये भी एक अंदाज़ा हो सकता है कि जैसे अभी कल भी इस तरह की बात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर चली कि शायद कोई कौमी हुकूमत का कंसेप्ट है, या इलेक्शन के बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन के बाद हम एक कौमी हुकूमत की तरफ जा सकते हैं। तो ये आप जो बात कर रहे हैं, जो नक्शा बयान कर रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि शायद जो इस वक्त पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उन्हें ये लगता है कि उन्हें आपस में बैठ के कोई इस तर्ज की हुकूमत बना लेनी चाहिए, -1 जिनका ज़ाहिर नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन बाकी जो हैं जिनका नाम लिया जा सकता है, लग रहा है कि वो सब एक पेज पे आ रहे हैं और आगे भी, ताकि वो लंबा चल सके। इस तरह की कोई चीज़ अंदरूनी तौर पे तय हो रही है? डॉक्टर साहब, ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक तय नहीं हुई। अभी तक एक ही चीज़ तय हुई है और एक ही बात पे जो है हमने सबको आमादा किया है, खुसूसन सदर जरदारी ने, कि हमें इलेक्शन जो है वो टाइम पर चाहिए। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन इलेक्शन। जब इलेक्शन होगा तो जारी बात है जिसकी जितनी सीटें होंगी उसी का प्राइम मिनिस्टर आएगा, क्योंकि जरदारी साहब भी मुफाहमत में बिलीव करते हैं, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बाकियों को भी अपने साथ लेके चला जाएगा। पर इंशाल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक, तो सर इस सारे खेल में फिर नून कहाँ जाएगी? सवाल तो खैर आपसे नहीं बनता, ये डेफिनेटली हम नून वालों से पूछेंगे, लेकिन अक्सर लोग ये कह रहे हैं जी कि क्योंकि जरदारी साहब जो वो पीछे बैठ के खेल रहे हैं और सारी चीज़ें उनके फेवर में जा रही हैं, और ये जो महंगाई का मलबा, ये जो बैड गवर्नेंस या जितने भी इश्यूज़ हैं, एक आम आदमी जो नाराज़ है वो नून से नाराज़ है। तो क्या ये कोई इस पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी है बैकग्राउंड पीछे रह के नून को फ्रंट पे रखना और इस मुश्किल हालात ये फेस करें और अगली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म आप अपना बना लें? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्योंकि जरदारी साहब ने एक सिंपल फॉर्मूला पे अमल किया था। उन्होंने बड़ा खुल के कहा था कि क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें नून लीग के पास हैं, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नून लीग का आएगा और जो हमारा शेयर बनता है वो ड्यू शेयर हम अपना लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अभी का जो फॉर्मूला है, आप फ्यूचर में भी यही फॉर्मूला आगे चलते हुए देखेंगे। जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसी को जरदारी साहब कहेंगे कि आप प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होने चाहिए। ठीक, यानी कोई डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो पार्टी ज़्यादा सीटों की तरफ जाएगी उसको। सर एक आपसे ज़रूरी सवाल और आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जहांगीर साहब की जो नाअहली के हवाले से और मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से अभी दोबारा ये खबरें चल रही हैं कि क्योंकि 1843 का जो एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है, प्रेसिडेंट ने भी दस्तखत किए हैं, तो उसके बाद मुख्तलिफ इसके ऊपर आ रहा है। कुछ कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये अप्लीकेबल है अभी से, और कुछ कह रहे हैं कि जो माजी के फैसले उन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। आपकी ज़ाती तौर पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर साहब को इसमें मौका मिलना चाहिए और वो दोबारा से एक्टिवली पॉलिटिक्स के अंदर आएँ? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, सदर जरदारी की बहुत ही ओपन पॉलिसी है। वो हमेशा चाहते हैं कि इलेक्शनें हो, मुकाबले हो, हर किसी को ये राइट है, चाहे वो तरीन साहब हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब हो, कि वो आएँ अपने मुल्क में आके बैठें, इलेक्शन लड़ें, डेमोक्रेसी को ज़्यादा फर्दर रिवाइव किया जाए। सर एक और सवाल जो इन दिनों इस्लामाबाद में और फिर लाहौर में भी कुछ लोगों से हमने सुना कि प्रेसिडेंट जो इस वक्त के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उनके हवाले से भी कुछ अफवाहें हैं जी। पिछले दिनों था कि शायद वो खुद रिज़ाइन कर रहे हैं, फिर ये आया कि उनको कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन कर दें, और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई आपस में बात कर रही है कि जी इनको हटाया जाए और इनकी जगह किसी और 2-3 नाम जो है वो ज़ेरे गौर हैं। इस हवाले से क्या खबर है आपके पास? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि जो कैरेक्टर था, जिस तरह के इन्होंने अपना दिखाया, अपने आप को पोर्ट्रे किया सदर पाकिस्तान अलवी साहब ने, वो बहुत ही गलत था। वो बजाय इसके कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन के बैठते, वो के पॉलिटिकल सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे। असल में सर नाम थोड़ा सा क्योंकि मना है लेना पैमरा की तरफ से भी और तमाम अदायत की तरफ से, तो वो लोग इनडायरेक्टली जो है मुख्तलिफ नाम ले रहे हैं। आप चेयरमैन पीटीआई कह सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा पैमरा ने काम किया है। बस सर आपका दौर है सर, जमहूरियत का दौर है। जो नाम लेने के लायक नहीं है, जिसने इतना इकोनॉमिक क्राइसिस में मुल्क को डाला, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसने ली, फौज के साथ दुश्मनी उसने की, हमारे मुल्क के साथ दुश्मनी उसने की, हमारे इदारों को बदनाम उसने किया, तो ऐसे शख्स को मैं समझता हूँ बिल्कुल
किसी सूरत इसका नाम ना ही ले तो बेहतर है। ठीक, तो आप वो प्रेसिडेंट साहब की बात कर रहे थे कि आपको क्या लगता है कि उन्हें मौका देना चाहिए, चलना चाहिए फिलहाल, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया, अब इसमें आप लोग क्या एडवेंचर करेंगे एक नया, और फिर ज़ाहिर अब इलेक्शन भी लड़ने, टिकट भी देने, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मेरी पार्टी पॉलिसी का मुझे नहीं पता है, पर मैं समझता हूं कि अलवी साहब को बिल्कुल फिल फॉर इस्तीफा देना चाहिए और उतर जाना चाहिए सीट से, और किसी नेशनलिस्ट आदमी को, किसी पाकिस्तान के सच्चे सिपाही को आगे करना चाहिए। ठीक सर, कराची से क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान साहब भी लाहौर पहुंचे हुए हैं, और वो भी, उनकी भी एक मुलाकात हुई, नाम हम नहीं ले सकते कि वो किससे मिले, लेकिन उस मुलाकात में ये तय पाया कि कराची में पीटीआई के जो वोट हैं वो मेयर के लिए हाफिज नईमुर रहमान को पड़ेंगे, और इस तरह वो मजमूई तौर पे उनके नंबर आपके नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं। तो ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी के पास क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि हाफिज साहब ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी ज़बरदस्ती तौर पे हमारे जो वोटर्स हैं उनको गायब कर रही है, पीटीआई वालों ने भी ये इल्ज़ाम लगाया। तो आपको क्या लगता है कि अब आपकी मेयरशिप कराची में ख़तरे में पड़ गई है? आपको मैं 100 रुपए वाले स्टैंप पेपर पे लिख के और सही करके दे देता हूँ कि जो मेयर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला होगा, हमारा दोस्त है जो मेयर बनेगा इंशाल्लाह ताला, और हमारी जो नंबर गेम है वो कब की पूरी होगी, हमारे पास एक्सेस नंबर्स कितने उसका मैं आपको भी नहीं बता सकता, पर जो लोग खुद 9 माह के वाक़यों के बाद कह रहे हैं कि हम इनको वोट नहीं देंगे, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एफिलिएशन करना चाहते हैं, हम पीपल्स पार्टी को के साथ चलना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी के हुक्म पर अपना वोट देंगे, तो लोग बहुत से ऐसे खुलकर आ गए हैं सामने। बहुत जल्द आप नाम भी सुन लेंगे, वो वोट दें, वो एब्सेंट रहे, जैसे भी कहें, पर जैसे कि मैंने कहा, लेकिन सर कोई जबरदस्ती तो किसी को रोक नहीं रहे ना आप लोग, क्योंकि इसका पीटीआई इल्जाम लगा रही है कि जबरदस्ती रोक रहे हैं। नहीं जी, इनके लोग इनके पास जाने को तैयार नहीं है, इनका फोन उठाने को तैयार नहीं है, हमको आके शिकायत करते हैं कि देखो हमारे घर पे चक्कर मार रहा है फलाना फलाना, हमें फोन करके तंग कर रहा है, हम इनके फोन नहीं उठाएंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला आपके सामने सारे लोग आएंगे और खुद बताएंगे आपको कि उनको इन वाकयों के बाद इमरान न्याजी से और इस जमात पीटीआई से जो है नफरत हो गई है। ठीक, तो यानी आपको इसके ऊपर पूरे एतमाद हैं कि सिंध का मेयर, कराची का मेयर आपका पीपल्स पार्टी का होगा इंशाल्लाह, अल्लाह की मर्जी। सर आखिरी सवाल है बलूचिस्तान के हवाले से, आपसे जानना चाहूँगा कि पिछले दिनों क्योंकि जरदारी साहब से लोगों की मुलाकातें बलूचिस्तान के लोगों की भी जारी हैं, और बहुत सारे लोग तो पहले भी शामिल हुए, सीएम बलूचिस्तान कुदूस बजिंजो साहब पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब से मिले, उसके बाद एक रोमर पहले तो बलूचिस्तान में ये था कि जी शायद ये तय पा गया है कि अगली दफ़ा अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो कुदूस साहब को ही दोबारा सीएम लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले नए जो रुकन थे ज़हूर बलेदी, उनका एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि जी कुदूस बजिंजो को सीएमशिप या कोई भी ऐसी ऑफ़र नहीं की गई और उन्हें पार्टी में शमूलियत से भी रोक दिया गया। तो इसके ऊपर क्या इंसाइट है, थोड़ा सा ये बताइएगा देखने वालों को। बलूचिस्तान से कुछ 2-4 लोग थे जो इसके ऊपर जानना चाह रहे थे। बुलेदी साहब मेरे बहुत ही पुराने गहरे दोस्त हैं, और मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने इस बात पे जज्बाती की ट्वीट देगी, ये छोटी मोटी बातें हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। जरदारी साहब इस तरह बैठकर बंद कमरों में फैसले नहीं करते। जो लोग पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुए हैं वो बैठेंगे, जो हमारे पुराने पीपल्स पार्टी के जाल हैं उनको बैठाएंगे, और उनको बिठाने के बाद मेजोरिटी का जो फैसला होगा वो आसिफ जरदारी साहब कबूल कराएंगे इंशाल्लाह। ठीक, नवाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का बड़ी ने सारी बात की। नाज़रीन, नवाब तैमूर तालपुर से हमने तफसीली गुफ्तगू की, जरदारी साहब की लाहौर में मौजूदगी के हवाले से बात की, क्योंकि जरदारी साहब जब से लाहौर में हैं नून लीग के दोस्तों का हम जो चेहरे के तासरात देख रहे हैं उसमें बरल खुशी नहीं है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कि इस वक्त जो बलूचिस्तान का सियासी मंजरनामा है, वहाँ की जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं, वहाँ का सेनेट है, डेफिनेटली वहाँ के जो सेनेटर्स हैं बहुत मानी रखते हैं पाकिस्तान की सियासत में, ओवरऑल उनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के इस्तेकाम में, पाकिस्तान की सलामती में। हमारे साथ सेनेटर सरफराज बुकटी साहब हैं जिनसे हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब बुक्की साहब, 2-3 चीज़ें जो आपके बगैर ज़ाहिर है हमने समझा कि आपसे जाने। हमारे साथ अभी नवाब तैमूर तारपुर थे जिनसे हमने बलूचिस्तान की बात की थी, तो सर आपसे भी सवाल यहीं से शुरू करूंगा कि बलूचिस्तान के बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस वक्त तक पॉलिटिशियन चले गए हैं पीपल्स पार्टी में, तो अब ये अफवाहें हैं कि मज़ीद बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, जिनमें सीएम कुदूस बजिंजो का जिक्र भी चल रहा था, कई जगहों पे आपका जिक्र भी लोगों ने किया कि सरफराज साहब भी शायद सोच रहे हैं, इसी तरह और भी चंद लोगों की बात हो रही है। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि क्या बलूचिस्तान ने इस दफ़ा
जो बीएपी आप लोगों की पार्टी बनी थी तो उसके सेनेटर भी हैं, उसके नेशनल असेंबली के अंदर भी मेंबर्स हैं, बाकी लोग भी हैं, तो फिर ऐसी क्या वजह हो गई कि लोग पीपल्स पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पॉलिटिकल सेटअप्स जब जब इलेक्शन करीब आते हैं सर तो पॉलिटिकल पार्टीज भी एक्टिव होती हैं और लोग अपने पॉलिटिकल गेम्स के लिए अपनी पार्टीज भी बिलखसूस बलूचिस्तान में वो चेंज करते हैं। और ये एक वेव आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। लेकिन ये अभी कहना कबल वक्त होगा कि और कितने लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। स्पेशली हमारी पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हमारे 3-4 दोस्तों ने जो है वो ज्वाइन किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये उनकी अपनी विल है, अपना उनका एक पॉलिटिकल विजडम है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जरदारी साहब का जो पॉलिटिकल हैंडलिंग है वो पूरे पाकिस्तान में किसी से ढकी छुपी नहीं, और बलूचिस्तान के लोग तो ज्यादा कुछ मांगते भी नहीं है सवाए इज्जत के। ठीक, तो सेंटर साहब, आपका ये ख्याल है कि मतलब अभी जो कबल वक्त होगा ये कहना कि पीपल्स पार्टी में कौन जा रहा है और कौन बीएपी में रहेगा, लेकिन सर ये थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि अगर लेट्स सपोज बीएपी इंटैक्ट रहती है और आपके कुछ लोग सीटें जीतते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होगी? पीपल्स पार्टी के साथ आपका अलायंस बन सकता है या उस सूरत हाल पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्योंकि जेकेटी जो है जहांगीर तरीन वो भी एक्टिव हुए हैं और ज़राए ये बताते हैं कि उनकी नज़रें भी बलूचिस्तान पे हैं, वो भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान से मैं भी कोई 2-4-5 सीटें जितना पॉसिबल हो वो भी वहाँ से निकालें। तो उस सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं और उसमें आपका क्या एनालिसिस है? आप क्या समझते हैं कि किसी नेशनल पार्टी के साथ इत्तेहाद की तरफ जाएंगे? देखिए, हमेशा से बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट्स रही है। इस वक्त भी बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें पीटीआई भी इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से एक कैंडिडेट थे नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जिन्होंने अभी पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। तो सो एंड सो ऑन, ये उसके इलेक्शन के बाद पता चलेगा सीट की पोजीशंस क्या होगी। और पॉलिटिकल डायलॉग में हमारी पार्टी बिलीव करती है और हम समझते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी रह के पॉलिटिकल थॉट्स के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे और उसके बाद भी अपने अलायंस जो बनाएंगे उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान की बेहतरी होगी। ठीक सर, आपने बलूचिस्तान की बेहतरी की बात की तो अभी हमने देखा कि सीएम प्राइम मिनिस्टर ने भी विजिट किया पिछले दिनों। ग्वादर बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी जा रही है, मिलिट्री लीडरशिप भी जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि उस ट्रैक के ऊपर चीज़ें चल पड़ी हैं जो आप लोग चाहते थे, जिसके लिए आप आवाज़ उठाते रहे, या अभी मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? आपको लगता है कि लोगों को इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठ के समझ आ रही है कि बलूचिस्तान को हमें कैसे ठीक करना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे प्रोग्रेस करनी है, या अभी मज़ीद कुछ उसमें बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए, बेहतरी की तो हर वक्त गुंजाइश रहती है। बात इतनी है कि जो सीपैक का प्रोजेक्ट था वो पिछली हुकूमत में अनफॉर्चुनेटली उस तरह एक्टिव नजर नहीं आता था जिस तरह अब उसमें दोबारा से, खासतौर पे एहसन इकबाल साहब के आने से या इस फेडरल गवर्नमेंट के आने से उसमें एक बेहतरी नजर आ रही है और उसमें एक तेजी नजर आ रही है। और दूसरी बात, जहां तक समझने की बात है, देखिए ये बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी को, काउंटर इंसर्जेंसी को, नैरेटिव को, सिक्योरिटी पैराडाइम को, डेवलपमेंट पैराडाइम को अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के लोग अभी तक समझ पाए। ठीक सर, ये गुलजार इमाम शंबे का पिछले दिनों एक हुआ, आप क्योंकि जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, आपके अगेंस्ट जो अपोनेंट्स हैं उनके क्योंकि बाहर से जो टेररिज्म और सारी चीज़ें जो चल रही हैं आपके अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो गुलजार इमाम शंबे की जो गिरफ्तारी हुई और उसके जो कन्फेशंस हुए तो उसके ऊपर भी एक तासर यह है कि इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या जो इसके अलावा लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, जैसे कि बरामदा बुगटी है, या उनके जो लोग आपके इलाके के अंदर इस वक्त भी एक्टिव हैं, बहुत सारे लोगों को शहीद भी किया गया, किडनैप भी किया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि किन इक़दामात की ज़रूरत है हंगामी बुनियादों पे, या गुलजार इमाम की गिरफ्तारी के बाद आप समझते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी या कुछ मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत होगी? साउथ में बड़ा एक रोल था फुट सोल्जर्स में, और जो ग्राउंड में इंसर्जेंट्स हैं उनके अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था और उनकी बड़ी से थी। और यकीनन साउथ में उसमें बड़ा फर्क पड़ेगा। करना क्या है, देखिए एक चीज हमेशा रियासत को याद रखनी है, जब जब रियासत उससे भूल जाती है तब तब बलूचिस्तान में मसाइल होते हैं। आप रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करें एट एनी कॉस्ट, उसके बाद फिर आप अपनी सिक्योरिटी पैराडाइम को, डेवलपमेंट की जो पैराडाइम है उसको पैरेलल चला लें।
गवर्नेंस का कोई ऐसा मॉडल लाए जिससे वो बेहतरी की तरफ जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये इकदामात होंगे जिससे बलूचिस्तान में बेहतरी आएगी। सर एक बड़ा रेलेवेंट सवाल है, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हमें ऐसा गवर्नेंस का मॉडल लाना है जिससे चीज़ें बेहतर करें, लेकिन अब जब आपको आने वाले दिनों में जो हम नक्शा देख रहे हैं, अगर पीपल्स पार्टी लेट्स सपोज वहाँ गवर्नमेंट बनाती है और अगर आप लोग चले जाते हैं या नहीं भी जाते और अगर उनकी पोजीशन ज़्यादा होती है, तो उस सूरत हाल में वहाँ नवाब सनाउल्लाह ज़हरी भी मौजूद हैं जो एक दफ़ा वज़ीर आला रह चुके हैं। मौजूदा वज़ीर आला कुद्दुस बिज़ंजो की भी कोशिश है कि उन्हें फिर से मौका मिल जाए, वो भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ये पुराने चेहरे लेट्स सपोज दोबारा आते हैं, तो आप कितने पुरुमीद हैं कि ये बलूचिस्तान के लिए डिलीवर करेंगे? अगर इन्होंने डिलीवर करना होता तो अब क्यों नहीं किया? गो कि अभी का वज़ीर आला आपकी पार्टी के हैं, लेकिन सॉरी टू से लेकिन कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसके ऊपर बंदा कोई बड़े दिल से कह सके कि भुट्टी साहब ये आपकी गवर्नमेंट जो है बीएपी वहाँ ये इनकलाब ले आई है। शिकायत हैं, लोग नाराज़ हैं, राब्ते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी बलूचिस्तान फेस कर रहा है। तो अगर यही लोग फिर रिपीट होंगे तो वो गवर्नेंस का मॉडल कब आएगा और कौन लाएगा? सर देखिए, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हम शायद वो बेहतरी लाने में नाकाम जरूर हुए, और पीपल्स पार्टी के पास सिंध का जो एक्सपीरियंस है हमारा, क्योंकि आपको पता है मैं नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में हूँ सिंध के, जिस तरीके से उन्होंने एनवीआईडी और ये जो हार्ट और हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को दे रहे हैं, और साथ साथ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इंटीरियर सिंध में, अगर वो काम बलूचिस्तान में हो जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत स्पेस है वहां पर काम करने की। ठीक, तो लेकिन सर मेरा सवाल ये था कि अगर पीपल्स पार्टी उन्हीं पुराने चेहरों को चुनती है दोबारा सीएमशिप के लिए, तो उस सूरत में बलूचिस्तान के एक आम आदमी को क्या मिलेगा? देखिए, बलूचिस्तान में आज तक जितने वज़ीर-ए-आला हैं सब बलोच आए हैं। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि कबल वक्त भी है और प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि वो किसको कैंडिडेट बनाएंगे, आया वो इतनी मेजॉरिटी भी ले पाएंगे कि वो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बना सके। तो अभी ये कहना बहुत वो है, लेकिन स्पेस जरूर मौजूद है बलूचिस्तान में बेहतरी लाने के लिए। अगर कोई सिंसियर एफर्ट करे, करप्शन को खत्म करे, तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान ठीक हो सकता है। सर एक कमेंट आपसे लूंगा, आप इस पे अगर कमेंट देना चाहें। कासिम सूरी साहब के खिलाफ आज अब से कुछ देर कबल नैब की तरफ से केस इनिशिएट किया गया कि एसेट बियॉन्ड मीन्स उनका है कि जितनी उनकी इनकम है उससे ज़ायद की असासाजात हैं। वो मुख्तलिफ लंबी डिटेल है, लेकिन आपके भी ज़ाहिर है वो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, आपके सूबे से उनका ताल्लुक है। तो आप क्या समझते हैं, इसके हवाले से क्या कमेंट करेंगे? ज़ाहिर है पॉलिटिकली उमूमन तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कहती हैं, जैसे बाकी लोग कह रहे हैं कि जी इंसाफ के कटहरे में लाएं, छानबीन करें, तहकीकात करें और जो होता रहा है सियासत के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कासिम सूरी साहब के हवाले से, आप क्या फीडबैक कमेंट क्या करना चाहेंगे इस पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने जो सियासत अपनाई है 9 मई को, उसके बाद से एक तो उसकी पहले मजम्मत की जाए, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगर किसी पे कोई करप्शन के चार्जेस हैं, केसेस हैं, तो वो कोर्ट्स में जाए और उसको फेस करे, और जो भी कोर्ट्स का आउटकम होगा वो सबके लिए काबिल कबूल है। ठीक, यानी कोई इसके ऊपर सिंपैथी उनके लिए नहीं रखनी चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स के लिए जिन्होंने करप्शन की है या किसी चीज़ के मुर्तकिब हुए। सर आखिरी सवाल आपसे, आजकल स्टेट में एक नैरेटिव ये भी बड़ा तेज़ी से चल रहा है, और वो भी आपके सूबे और आपके इलाके से उसका ज़्यादातर ताल्लुक है कि वो लोग जो किसी भी वजह से बहकावे में आ गए, बाहर चले गए, जैसे कि इमाम गुलजार इमाम है या ब्राह्मदाग बुगटी है या हरी बिहार मरी है या बाकी लोग हैं, तो वो अगर वापस आना चाहें तो उनके लिए हमें दरवाजे खोलने चाहिए। लेकिन एट सेम टाइम हम बलूचिस्तान में देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके प्यारे इन दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए हैं और जिनका नुकसान हुआ है, जिनके ऊपर हमले हुए हैं, तो वो इस सोच को रेजिस्ट भी करते हैं। वो कहते हैं जी ये अगर ऐसा होगा तो हमारी कुर्बानियों का क्या होगा? तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप भी एक ऐसे ट्रबल डिस्ट्रिक्ट से हैं कि जिसने बहुत ज़्यादा कॉस्ट सफ़र किया पाकिस्तान के बात करने की, पाकिस्तान का झंडा उठाने की, तो आप स्पेसिफिकली इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये बात दुरुस्त है। इस वक्त भी मैं मीर जमाल रईसानी के साथ बैठा हूँ, जिनके वालिद ने अजीम कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए। नो डाउट सर, सोल्जर ऑफ पाकिस्तान। 200 लोग शहीद हुए। उन शोधा के खून का माफ करने का अख्तियार रियासत के पास भी नहीं है। ठीक, लेकिन ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि सेकंड टीयर लीडरशिप के साथ जो फुट सोल्जर है ग्राउंड में, उनके साथ जरूर मुज़ाकरात करें, उनको जरूर कायल करें कि उनके जो आका हैं वो यूरोप में बैठे लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, और अब अपने बच्चों के लिए तो हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन की बेहतरीन फैसिलिटीज है, जबकि आम बलोच को पहाड़ों पे लड़ा रहे हैं। और मेरा ख्याल है इनके साथ किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं होनी चाहिए, और अपने हमसाया ममालिक से सबक लेना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने खालिस्तान मोमेंट के साथ किया है, हमें वही सलूक करना चाहिए।
ठीक है, वो तो बिल्कुल क्रैश करते हैं ना, वो तो इंतजार ही नहीं करते किसी चीज का, ना वो किसी तरह के राइट्स की बात। क्योंकि डॉक्टर साहब वो ड्यूल माइंडसेट में नहीं है, वो इस लड़ाई को समझते हैं, उनको पता है कि इंसर्जेंसी क्या है और ये जो वायलेंस है इसका राइट सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है, वायलेंस का राइट किसी और के पास नहीं होता। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। आखिरी सवाल, क्या मैसेज है आपका इस वक्त का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, क्योंकि लाहौर में मैं मौजूद हूँ, तो लाहौर में हम देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इस वक्त जमा हुए हैं। जरदारी साहब हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के, यहाँ पे जो उनके अलावा चौधरी शुजात हैं, उनका घर मरकज़ बना हुआ है, लोग वहाँ आ रहे हैं, सिराजुल हक साहब यहाँ मौजूद हैं। तो हर तरफ एक ही बात है कि जी मुल्क के हालात ठीक नहीं है, बेहतरी की तरफ जाना है, माशी हालात बेहतर करने, स्ट्रेटजी बनानी है, यकजहती की ज़रूरत है। आप बीइंग अ सेनेटर क्या मैसेज देंगे कि इस वक्त की जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, आपके ऊपर बाज़ात खुद क्या जिम्मेदारी आयद होती है, कौन से इक़दाम ज़रूरी हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल जमात ने जिस तरीके से जिन्ना हाउस पे हमला किया है, जिस तरह से GHQ पे हमला किया है, उसका तदरार जरूरी है कि पॉलिटिकल जमातें मिलकर ये फैसला करें कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की घिनौनी हरकत कैसे कर सकती है। आउटलॉज ने तो नहीं किया, तो सबसे पहले तो उसको एड्रेस करना चाहिए। वो जो रेड लाइन क्रॉस हुई है उस रेड लाइन को संभालना चाहिए, उसके बाद ये छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी। यानी उनके खिलाफ सर कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस वगैरह जा रहे हैं, और एक लीडर जिनका नाम डॉक्टर लेना, उनको भी मिलिट्री कोर्ट्स में लाया जाए, आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब जिन्होंने जिना रेजिडेंसी उड़ाई थी ना, उनको हमने निशान इबरत बना दिया है, तो जिन्होंने जिना हाउस लाहौर उड़ाया उनको भी निशान इबरत बनना चाहिए। ठीक, ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि यानी इस पे कोई किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बुखरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, आप मसरूफ़ भी थे लेकिन आपने इस अहम मौजू पे हमारे साथ वक्त दिया, बात की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बुनियादी तौर पे दो चीज़ें जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि PDM इत्तेहाद एक ऐसा इत्तेहाद है जिसकी ज़ाहिर है आप सबको इल्म है कि एक जॉइंट एक इनका फोरम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे PDM के सारे जो जमातें वो इस वक्त एक खूबसूरत गुलदस्ता बने हुए हैं। लेकिन लाहौर की जो फ़ज़ा है, जो मैंने यहाँ रह के ऑब्ज़र्व किया, जो पॉलिटिकल लीडरशिप से मुलाकात हुई या जो हालात देखे, जिस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, उससे मुझे ये लग रहा है कि अब ये गुलदस्ता भी बिखरने के करीब है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब अपनी अपनी सोच रही है, अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का सोच रही है और इलेक्शंस की तरफ जाने की फ़ज़ा बन रही है। गो के इस वक्त भी कुछ पॉलिटिकल माहिरीन ऐसे ज़रूर हैं जिन्हें ये लग रहा है कि शायद अभी इलेक्शन नहीं होने जा रहे, कोई कौमी गवर्नमेंट बन जाएगी या केटेगर सेटअप आएगा जो प्रोलॉन्ग करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो पॉलिटिकल फ़ज़ा है, जो मूवमेंट है, जिस तेज़ी से तोड़ जोड़ हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि इलेक्शन करीब हैं और अक्टूबर जिसके अंदर टाइम पूरा हो रहा है इलेक्शन का, वही महीना होगा जिसमें पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। लेकिन जो एक इस वक्त का जो मैं समझता हूँ कि सबसे दिलचस्प जो पहलू इस खेल का है, क्योंकि इस वक्त तो एक तरफ ये PDM इत्तेहाद है और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जोग अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टीज़ में जा रहे हैं, मुनर्रिफ हो रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सियासत छोड़ रहे हैं। जैसे कि आज उस्मान बुज़दार साहब काफ़ी तवील खामोशी के बाद अचानक वो कोयटा में नमोदार हुए और वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सियासत से लातल्की का ऐलान कर दिया। और इसी तरह कल परवेज़ खटक साहब के आपने देखा, और इस तरह से कई ऐसी लंबी एक फ़हरिस्त है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो सियासत से अलग होते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर तरीन की सूरत में और इसी तरीके से बाकी लोगों की सूरत में वो सफ़बंदी की भी कोशिश हो रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा भी करने की कोशिश की जा रही है, और वो चाहते हैं कि ये जो लोग PTI के जो मुनारिफ लोग हैं, इनको PTI के लोग ही एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा भी करना चाह रहे हैं। तो इस सारी सूरत के अंदर जो दिलचस्पी का पहलू आने वाला है, जो मेरे आप इस एक्सट्रो के अंदर जो प्रिडिक्शन मैं कर रहा हूँ कि अगले जो दिन हैं, चंद 5-7 दिन या 10 दिन, इनके अंदर जो चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ सामने आएंगी, और आप ये देखेंगे कि जो PDM इत्तेहाद है, इसके अंदर भी शायद अब वो वाली प्यार मोहब्बत, वो लगाव, वो कोऑर्डिनेशन, वो वर्किंग रिलेशन उस तरह ना रह पाए जो कि पिछले कई टाइम से चल रहा था। क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब का और जैसे नवाब तैमूर तालपुर साहब ने हमारे साथ बात की कि वो ये चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगले प्राइम मिनिस्टर हों। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो लाजमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने जो सूबाई कौमी असम्बली की
तादाद है उसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना, और उसके लिए उनका जो टारगेट है वो साउथ पंजाब भी होगा, सेंट्रल पंजाब भी होगा और नॉर्थ पंजाब भी होगा, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हें ज्वाइन करेंगे। इसी तरह वो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान में वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक जा चुके हैं, सिंध उनके पास है। तो इस सारे नक्शे के अंदर PMLN खुद को इनसिक्योर फील कर रही है। मौलाना फजल रहमान ज़रदारी साहब के साथ भी अपनी मामला बना लेंगे और वो तो चीज़ों को चलाएंगे, लेकिन जो गड़बड़ नज़र आ रही है वो PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान आने वाले दिनों में है, और इसका फ़ायदा मुमकिन तौर पे जहांगीर तरीन या दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं, काफ लीग है या दूसरे जो नई पार्टीज़ के बनने के इम्कानात हैं, उनकी तरफ से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। तो बहरहाल ये एक सारा मुल्की सियासी मंजरनामा है और उसका मरकज़ इस वक्त लाहौर है। लाहौर में तमाम लोग बैठे हुए हैं, तोड़ जोड़ हो रहा है और मुख्तलिफ़ मुलाकातें हो रही हैं। कल भी मैंने मेरे पास खबर है कि एक बहुत ही अहम सियासी शख्सियत की यहाँ मुलाकात हुई इस लाहौर के एक निजी होटल में, और मुल्की मंजरनामे के अंदर बड़ी तफसील से वहाँ गुफ्तगू शनीद हुई, हल्का वाइज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई। आज भी मेरे पास एक खबर है कि आज भी अब से कुछ देर बाद एक अहम मुलाकात होने जा रही है, सियासी मुलाकात होने जा रही है, जिसमें दो बड़े पॉलिटिकल फिगर लाहौर के एक होटल में बैठेंगे और उनके दरमियान आज फिर से वही गुफ्तगू होगी जो कल एक नुक्ते पे आके रुकी थी, और वहीं से आगे फिर उसके ऊपर बातचीत होगी और मंजरनामा बनाया जा रहा है, सीटें गिनी जा रही हैं। और मेरा ये तजिया और ख़्याल है कि बिल्कुल इंतखाबात की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। ये जो बाकी चीज़ें हैं जो वो तकरीबन रूमर्स हैं, और आखिर में मैं ज़रूर बताऊँगा परवेज़ इलाही साहब की तरफ की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग ये इस इंतज़ार में हैं कि मुमकिन तौर पर अगले 1-2 दिन में उनकी तरफ से भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आए और शायद वो भी PTI से लाताल्की का ऐलान करें, लेकिन इस चीज़ के इम्कानात शायद इस वक्त फौरी तौर पे नहीं है। परवेज़ इलाही साहब सिचुएशन को एनालाइज़ कर रहे हैं, सेंसिटिविटी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि हालात कितने संगीन मज़ीद हो सकते हैं। अगर उन्हें लगा कि ये जो उनके ऊपर चार्जेस हैं इसके ऊपर सख्ती के साथ निपटा जाने लगेगा और एंटी करप्शन जो उनके ख़िलाफ़ एक चार्जशीट तैयार की है उसके ऊपर अगर चीज़ें निकल आने लगी, और कुछ इस तरह के 1-2 लोग इससे पहले गिरफ़्तार भी हैं जिन्होंने इस पूरे हवाले से काफ़ी तफसीली चीज़ें बताई भी हैं, तो अगर ऐसा सिनेरियो बना तो उस सूरत में डेफ़िनेटली परवेज़ इलाही साहब का फ़ैसला भी ज़रूरी नहीं है कि वो यही रहेगा कि वो PTI के साथ रहेंगे। ऐसी सूरत हाल में वो अपना फ़ैसला तब्दील कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये आज के प्रोग्राम की चंद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दें, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।